नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 9, जिसमें कि हमारा अध्यायवार सॉल्व पेपर ये रहेगा और इसमें होंगे हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है जैसे कि स्वर की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है? हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? भारत तेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? और विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोस रोज़ाना मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 9। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। विकल्प दिए गए हैं जुनेजा, काले सूट वाला आदमी, महेंद्र या फिर पुरुष 4। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, काले सूट वाला आदमी। दूसरा प्रश्न है आज की इस वीडियो का। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? विकल्प है पारसी थिएटर, संस्कृत नाटक, ग्रीक नाटक या फिर भारतीय लोक नाट्य परंपरा। सही उत्तर क्या होगा? अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, भारतीय लोक नाट्य परंपरा। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत है भारतीय लोक नाट्य परंपरा। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। सर्वनाग का परिचय क्या होगा? विकल्प है मालवा का राजा, पर्णदत्त का पुत्र, अंतर्वेद का विषयपति या फिर मगध का महानायक। सर्वनाग का परिचय क्या है? तो सही उत्तर होगा इसका अंतर्वेद का विषयपति, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। स्वर की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? विकल्प है राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? स्वर की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? तो स्वर की झलक एकांकी के रचनाकार है उपेंद्र नाथ अश्क। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है? विकल्प है विशाख, कामना, करुणाल्य या फिर अजात शत्रु। प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है? तो उत्तर होगा इसका विशाख, यानी कि ए सही उत्तर होगा। जयशंकर प्रसाद का विशाख जो नाटक है राज तरंगिणी पर आधारित है। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवंश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लौटाई। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? विकल्प है विशाख से, कामना से, स्कंदगुप्त से या फिर ध्रुव स्वामिनी से। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवंश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो ये है स्कंदगुप्त से। किस नाटक से उद्धृत है? स्कंदगुप्त से। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7।
निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? विकल्प है भारत दूरदशा, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र या फिर अंधेर नगरी। सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? तो सही उत्तर होगा इसका भारत दूरदशा। भारत दूरदशा जो है भारतेंदु की नाट्य रासक जो है रचना है। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हिंदी में समस्या नाटकों के परिवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया था प्रश्न। हिंदी में समस्या नाटकों के परिवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? विकल्प है लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, भुवनेश्वर प्रसाद या फिर मोहन राकेश। क्या होगा सही उत्तर इसका? हिंदी में समस्या नाटकों के परिवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र को। हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के परिवर्तन का श्रेय दिया जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। डैश यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? विकल्प है कालिदास का मल्लिका के प्रति, मल्लिका का स्वागत, मल्लिका का अंबिका के प्रति या फिर मल्लिका का कालिदास के प्रति। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि मल्लिका का अंबिका के प्रति। ये जो है इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। क्या है अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था प्रश्न। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? विकल्प है अरण्य, जंगल, बाजार या फिर शमशान। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, शमशान। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है शमशान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। तो प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है विकल्प नंबर ए। सबसे पहले है हानुष, उसके बाद माधवी, उसके बाद रंग दे बसंती चोला और अंत में आलमगीर, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से गीति नाट्य है। क्या है गीति नाट्य? अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग, त्रिशंकु। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी। निम्नलिखित में से गीति नाट्य है, कौन से है गीति नाट्य? तो उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि ए और बी। ए और बी कौन कौन से हैं? एक तो हो गया अग्निलीक, दूसरा है उन्मुक्त, यानी वी विकल्प इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से नाट्य गीत है कौन कौन से? अग्निलीक और उन्मुक्त, यानी वी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का शाप, यानी कि डी विकल्प इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अर्पकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन का, आधे अधूरे का, लहरों के राजहंस या फिर पैर तले की जमीन। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, लहरों के राजहंस का यह जो संवाद है। नारी का
आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? लहरों के राजहंस का। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है विकल्प नंबर सी। द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी और रति का कंगन, ये जो है इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? है लाज भरे सौंदर्य बता दो मन, मौन बने रहते हो क्यों? उपर्युक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? विकल्प है चंद्रगुप्त से, प्रलय की छाया, कामायनी या फिर स्कंदगुप्त। क्या होगा सही उत्तर? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? है लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों? उपर्युक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त से। ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? नुक्कड़ नाटक से के विषय में क्या सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? विकल्प है राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला या फिर वृक्ष के नाट्य सिद्धांत के निकट। क्या होगा सही उत्तर इसका? नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो नुक्कड़ नाटक के विषय में जो सही नहीं है वो है विकल्प नंबर बी, कला के लिए कला, ये जो है सही नहीं है। इसके अलावा सही कौन कौन से हैं? राजनीतिक प्रतिबद्धता, जीवन के लिए कला और वृक्ष के नाट्य सिद्धांत के निकट, यानी ए, सी और डी, ये तीनों जो है सही है और जो सही नहीं है वो है विकल्प नंबर बी। तो उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। मर्यादा मत तोड़ो तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधायु का उपर्युक्त संवाद किसका है? विकल्प है भीष्म का, द्रोणाचार्य का, कृष्ण का या फिर विदुर का। क्या होगा सही उत्तर इसका? मर्यादा मत तोड़ो तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? तो अंधा युग का उपयुक्त संवाद जो है यह है विदुर जी का। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? विकल्प है आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन या फिर चंद्रगुप्त। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा आषाढ़ का एक दिन, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, वचन सिंह या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी।
विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है? कौन सी विधा है केंद्रीय विधा भारतेंदु युग की? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या फिर इनमें से कोई नहीं? भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है, कौन सी विधा है भारतेंदु युग की? क्या होगा सही उत्तर? तो भारतेंदु युग की केंद्रीय जो विधा है वह है नाटक, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है? विकल्प है किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी या फिर रूप नारायण पांडे। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है? तो चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक जो हैं वह है किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु है, प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है या फिर प्रेमखंड है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी 2002 में पूछा गया था प्रश्न। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? तो रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार जो रहते हैं वह है बालकृष्ण भट्ट जी। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। कौन सा नाटक है मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है? विकल्प है जनमेजय का नाग यज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु या फिर लहरों के राजहंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस नाटक जो है मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी इज करेक्ट आंसर। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही उत्तर इसका? विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो विश्वामित्र नाटक के जो लेखक हैं वह है उदय शंकर भट्ट जी, यानी बी जो है सही उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य का इतिहास में गद्य साहित्य भाग 9, जिसमें कि हमारे जो है 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जो कि मैक्सिमम सभी प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो आज की यह वीडियो हमारी जो है यहीं पे समाप्त होती हुई, और अब मिलेंगे हम आने वाली जो हमारी अगली वीडियो होगी वो होगी गद्य साहित्य भाग 10। आज हमने किया है गद्य साहित्य भाग 9, अगली वीडियो होगी हमारी गद्य साहित्य भाग 10। तो मिलते हैं शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।